प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी में टीसीएस द्वारा अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्नों को हम लोग सेट वाइज यानी कि शिफ्ट वाइज स्टडी कर रहे हैं। अभी तक टोटल आपका रेलवे एनटीपीसी इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का पीटी और मेन सभी मिलाकर टोटल 183 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। तो सभी शिफ्ट का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग इस सीरीज में 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आज यह है क्लास 11, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बार बार आपको बता रहे हैं। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, फिर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, आपका एनटीपीसी स्टेज 1 यानी कि CBT 1 2 अप्रैल 2016 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न को देखेंगे और ये सेट नंबर 14 का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक अपने 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया, उसका नाम क्या है। तो ये उस समय की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IRNSS-1E, है ना। IRNSS-1E इसका नाम है, जो कि 2016 में इसरो ने सफलतापूर्वक 5वें नेविगेशन उपग्रह का प्रक्षेपण किया था। IRNSS-1E, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या, इसरो की बात करें। अच्छा, इसरो ने एक साथ सबसे अधिक कितने उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। तो इसरो द्वारा सबसे अधिक 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड है, ठीक है। और एक साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड विश्व में किसके पास है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी है, वो है स्पेस एक्स सबसे ज़्यादा उपग्रह का लॉन्च किया था, ठीक है, स्पेस एक्स, ठीक है। और इसरो का बात करें तो अंतरिक्ष के बारे में ही सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से कई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में, वो सभी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं जैसे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो 1948 में हुआ था। सभी कतई जहर प्रश्न है ना, एक एक प्रश्न आप नोट करिएगा, ठीक है। सभी जो बताएंगे सभी एग्जाम में कई बार पूछा गया है और हमेशा रिपीट होते रहता है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग पहले आपको बता रहे हैं क्या, सभी इंपॉर्टेंट की स्थापना, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुआ था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना पूछे तो 1954 में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था। भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुआ। तो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। अब स्थापना एक बार फिर समझिए, देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1954, इसरो 1969 और भारतीय अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। अब आपसे अगर पूछा जाए फुल फॉर्म AEC का फुल फॉर्म क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी परमाणु ऊर्जा आयोग। बार्क का फुल फॉर्म क्या हुआ, BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका फुल फॉर्म अगर पूछे तो आप ये बता सकते हैं आसानी से, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी एग्जाम में आता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC बार्क का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान यानी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, है ना, जिसको बोलते क्या EAET। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क का पुराना नाम क्या था, AEET, है ना, AEET। इसका फुल फॉर्म क्या है AEET का, एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे यानी कि परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे, जो कि ट्रोम्बे में है, ठीक है। इसरो की बात करें, इसरो का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका इसरो का फुल फॉर्म हुआ, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, ये सभी अति महत्वपूर्ण है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक पूछे तो विक्रम साराभाई, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक पूछे तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक। एक बार फिर समझिए, देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक तो विक्रम साराभाई, और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक तो होमी जहांगीर भाभा को, और भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है।
तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय पूछे तो बेंगलुरु हो गया। इसरो का पुराना नाम क्या था? तो इसरो का पुराना नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, है ना, इनकोस्पार इसरो का पुराना नाम था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछा जाता है कहाँ है, ठीक है, तो याद रखना है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि श्रीहरिकोटा किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में ही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जो कि ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का रॉकेट लॉन्च केंद्र है, ठीक। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है ना, यानी कि SAC अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये कहाँ है, तो अहमदाबाद में। कतई जहर प्रश्न याद रखना है, NTPC में ही पूछा गया है कि अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है, तो अहमदाबाद में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है, ठीक। अगर पूछा जाए आपसे कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, तो कैल्शियम का समृद्ध स्रोत पनीर है, ठीक है। कोलार्ड ग्रीन्स ये भी है, अंजीर भी है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। ये गाजर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। गाजर जो है कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है। गाजर क्या, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पूछे किस कहाँ पाया जाता है, किसमें, तो गाजर में पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखना है। अच्छा, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, ये भी पूछा जाता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक, याद रखना है। लाल जो होता है गाजर का रंग, ये बीटा कैरोटीन के कारण होता है। रही बात कुछ चीज़ें हैं जो इस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा क्या, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत, तो ये तीनों था, ये नहीं है। तो उसी तरह जैसे सोयाबीन है, ये किसका समृद्ध स्रोत है, तो प्रोटीन का, है ना, सोयाबीन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है। अब पालक जो है ये लोहा का समृद्ध स्रोत है। और बात करें चावल का, तो जो बिना पॉलिश का चावल है तो वो किसका समृद्ध स्रोत है, तो वो है थायमिन का, है ना, थायमिन, जो कि विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन है। और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में कौन सबसे पहले हुआ, तो इसका आंसर बताने के लिए आपको ये सभी का आविष्कार कब कब हुआ ये जानना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो बता पाएंगे कि किसका पहले हुआ। तो इसमें टेलीग्राफ का आविष्कार की बात करें तो टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ था 1844 में, ठीक। दूरबीन का आविष्कार की बात करें तो 1608 में हुआ था। और टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था, 1876 में हुआ था। और टेलीटाइप कॉरपोरेशन की स्थापना 1928 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए ये है 1800, ये है 1800, ये है 1900, और ये दूरबीन वाला कितना है 1600, यानी सबसे पहले किसका हुआ, तो दूरबीन का आविष्कार हुआ है ना, सबसे पहले दूरबीन का आविष्कार हुआ, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है, टेलीग्राफ 1844, दूरबीन 1608, टेलीफोन 1876 और टेलीटाइप की स्थापना 1928 में हुआ था। अब इसके आविष्कार कौन कौन किया ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि टेलीग्राफ की स्थापना किसने किया था, तो सैमुअल फ्रेडरिक मोर्स ने किया था। सैमुअल फ्रेडरिक मोर्स ने 1844 में किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का हैंस लिपरसे, है ना, हैंस लिपरसे ने किया था दूरबीन का आविष्कार 1608 ईस्वी में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था 1876 में। ये आपका स्थापना 1928 में हुआ था। तो ये तीनों का याद रखना है। टेलीग्राफ है कौन, टेलीग्राफ की स्थापना आविष्कार किसने किया था, सैमुअल फ्रेडरिक ने। दूरबीन का आविष्कार लिपरसे ने। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा, तो 7 से कम क्या होगा, तो वो अम्लीय होगा, ठीक है, अम्लीय यानी कि एसिड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, एसिड मतलब अम्ल, एसिड तेजाब यानी कि ये अम्लीय होगा। देखिए pH मान क्या होता है, 7 से अगर कम है तो अम्लीय होता है, ठीक है।
और 7 से ज़्यादा अगर होता है तो वो क्षारीय होता है, ठीक है। और 7 के बराबर होता है तो ये उदासीन होता है। तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है ना। किसी भी पदार्थ का जब पीएच मान 7 से कम हो तो अम्लीय, 7 से बराबर हो 7 के बराबर उदासीन, 7 से अधिक हो तो क्षारीय होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, पीएच मान का आविष्कार किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था 1909 ईस्वी में। पीएच मान का आविष्कार सोरेनसन ने किया था 1909 में, ठीक। अब एक क्वेश्चन आता है कि अम्ल जो है नीले लिटमस को कौन सा रंग कर देता है? तो याद रखना है, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, और क्षार जो है वो क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन ना हो तो इसको याद कैसे करना है? केवल एक याद रखिए, कौन सा? अम्ल वाला, ठीक है। इसको याद रखना है, एक शब्द याद रखिएगा, अनिल, ठीक है। अनिल याद रखना है, यानी कि अम्ल जो है नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक। एक याद रखिएगा, वो दूसरा वाला क्षार जो है ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे ये अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल किया तो क्षार में क्या होगा? लाल लिटमस नीला कर देगा, ठीक। इसका उल्टा कर देना है। तो याद रखना है सिर्फ अम्लीय वाला, क्षारीय में उल्टा कर देना है, ठीक है। तो अम्लीय में याद रखना है बस क्या? एक शब्द याद रखना है, अनिल, यानी कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? अब आपका आता है 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, सेट नंबर 15 का क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो ऑक्सीकरण में क्या होता है मालूम? देखिए, अब इसको नोट करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, कई जगह आपको काम आएगा। एक लाइन यहाँ पर आइएगा, लेफ्ट साइड लिख दीजिएगा ऑक्सीकरण, ठीक है, और राइट साइड में लिख दीजिएगा अवकरण, ठीक है। अवकरण को ही क्या कहा जाता है? अपचयन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, ठीक है ना। 3 पॉइंट लिखिएगा, एक तो ऑक्सीजन जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी, ठीक। ऑक्सीकरण में लिखना है आपको कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन कमी होगा, ठीक। अवकरण में क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन माइनस होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी अवकरण में, और इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ेगा, प्लस होगा, ठीक। तो इसका उल्टा कर देना। तो याद रखना है सिर्फ ऑक्सीकरण, और उसका अवकरण में उल्टा कर देना है, ठीक है। ठीक उल्टा होता है। जैसे ऑक्सीकरण में याद रखना है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है तो अवकरण में क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन घटेगा। और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये दोनों कमी होती है तो अवकरण में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये पूछा ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, नो, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी होती है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा है इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये सही हो गया आंसर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखेंगे, कई बार आपको काम आएगा, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स क्या मालूम? ये बड़ी और भारी बकरियां हैं, यानी कि बकरी है ये। साइबेरियाई आइबेक्स जो है ये बड़ी और भारी बकरियां हैं, ठीक। बकरियां, अब कई बार ऐसा होता है ना कि उसका नस्ल पूछ लेगा, ये किसका नस्ल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। जैसे जामुना पारी, ये बकरियों की उत्तम नस्ल है। जामुना पारी ये बकरियों का उत्तम नस्ल है। बकरियों के नस्ल में आता है जैसे ब्लैक बंगाल, गद्दी, उस्मानाबादी, अट्टापड़ी ब्लैक, बीटल, सुरती, चांग, थाडी, चेत्रू, ये सब बकरियों के नस्ल है। एक बार फिर समझिए, जैसे एक तो हो गया जामुना पारी, फिर है ब्लैक बंगाल, गद्दी, उस्मानाबादी, अट्टापड़ी ब्लैक, बीटल, सुरती, चांग, थांडी और चेत्रू, ये सब बकरियों का नस्ल है। अब बकरी का वैज्ञानिक नाम पूछे क्या है? तो केपरा एगागेरस, केपरा एगागेरस, केपरा एगागेरस हिरकस, ये बकरी का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेट 9, ये क्या है? प्लेनेट 9 ये क्या है? तो ये है बाहरी सौर प्रणाली में
प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्लेनेट 9 क्या है? तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। ठीक है, सौर प्रणाली में। ठीक है, बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, सौरमंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है। ठीक है ना, सूर्य स्थित होता है और इसके चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाता रहता है ना। 8 ग्रह जो है चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति है। ठीक है, अच्छा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने कहा था? तो पोलैंड के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने कहा था। या तो क्वेश्चन ये भी पूछे कि सौरमंडल की खोज किसने किया था? तो कोपरनिकस ने ही किया था। ठीक है, और करंट अफेयर में याद रखना है कि अभी सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है, 146 उपग्रह है। और दूसरे नंबर पर बृहस्पति जिसके पास 95 उपग्रह है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होना है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें ये वाला आपको याद रखना है फॉर्मूला, तो इससे क्या न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए सेल्सियस यानी कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K यानी केल्विन -273/5। ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। अगर फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदलना है तो ये वाला फार्मूला लगा देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसमें होता क्या है, जैसे कि देखिए सेल्सियस जो है उसका न्यूनतम जो मान होता है सेल्सियस में, जिस पर कितना होता है सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, फ़ारेनहाइट का जो न्यूनतम मान होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फिर केल्विन की बात करें तो जो न्यूनतम मान होता है 273.15 केल्विन होता है। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है किसके बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। और 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये केल्विन किसके? तो -273.15 केल्विन के बराबर है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा और नामेरी और क्या है ओरंग नेशनल पार्क, ये सभी किस राज्य में स्थित है? तो डिब्रू साइखोवा, नामेरी और ओरंग जो है ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम में है। ये तीनों कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, रही बात राष्ट्रीय उद्यान की, तो भारत का अगर पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है। और इसका पहले नाम था क्या? हेली नेशनल पार्क है ना। अभी फिर इसका नाम बदल के रखा गया था क्या? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और अभी वर्तमान में क्या नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क है। ठीक है, तो भारत का ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है। एक क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार एग्जामों में आया है कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में ही है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है। और एशियाई शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखना है क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। ठीक है, अच्छा, कूनो नेशनल पार्क पूछे कहाँ है? जो कि कूनो नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि नामीबिया से लाए गए चीते को कहाँ रखा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है महत्वपूर्ण कौन कौन सा है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी मध्य प्रदेश में। ठीक, फिर समझिए मध्य प्रदेश में 4 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण, कूनो, कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि H2O हाइड्रोजन से संबंधित है तो KOH ये किससे संबंधित है? तो देखिए H2O में हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखा हाइड्रोजन। ठीक, वैसी तरह KOH में यानी क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें क्या है? क्या है? पोटेशियम है। तो इसमें पोटेशियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, H2O क्या है? तो ये जल का रासायनिक सूत्र है। और H2O जो होता है यानी कि जल, ये सार्वत्रिक विलायक है। और KOH क्या है? ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसे क्या? कास्टिक पोटास भी कहा जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग
मृदु साबुन के निर्माण में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन का संबंध किससे? हरित क्रांति से है ना। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछे तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत के श्वेत क्रांति का जनक पूछे तो वर्गीज कुरियन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एम.एस. स्वामीनाथन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 2024 में भारत रत्न इसे दिया गया। ठीक है, हरित क्रांति के जनक जो है भारत में, एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया। 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 लोगों को। कौन कौन सा है? तो एम.एस. स्वामीनाथन एक, चौधरी चरण सिंह, पी.बी. नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया गया 2024 में 5 लोगों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुआ था? तो 1966-67 में हुआ था। ठीक, ये ध्यान रखना है। और हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा किस फसल पर प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं पर, है ना। गेहूं में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन ये हुआ था कहाँ मालूम? ये हुआ था उत्तराखंड में। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो पेड़ बचाओ से संबंधित है ना, वन बचाओ से संबंधित है चिपको आंदोलन। और ये उत्तराखंड में 1974 में शुरू हुआ था। अब एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि चिपको आंदोलन के नायक कौन थे, यानी चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, ये याद रखना है। अब इसी तरह एक आता है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो ये है भी है वन और पर्यावरण से संबंधित है। और अपिको आंदोलन का नेतृत्व किया था पांडुरंग हेगड़े ने किया था। पांडुरंग हेगड़े ने किया था। अपिको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ अगर पूछे तो ये कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, चिपको उत्तराखंड और अपिको कर्नाटक में शुरू हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। नेक्स्ट है, मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो मानव में बैक्टीरिया का सबसे आम इलाज है क्या? एंटीबायोटिक्स, है ना, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक वो कौन सा था? तो वो है पेनिसिलिन। अब पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल के धड़कने की दर क्या होती है? तो वयस्कों में सामान्य रूप से अगर पूछे तो ऑप्शन के अनुसार से यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट। ठीक, बच्चों की हृदय की धड़कन जो होता है ना, वयस्क व्यक्ति से ज़्यादा होती है। ठीक है, और एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में कितने बार दिल धड़कता है? तो 72 बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ से 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। एक आता है क्या? ECG। आपसे ECG का फुल फॉर्म पूछा जाएगा और पूछेगा कि ECG किससे संबंधित है? तो ECG जो है हृदय से संबंधित है। ठीक है, और एक आता है EEG, ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए ECG जो है हृदय से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। EEG है जो ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त की थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के भी निभाता है, लेकिन विटामिन के ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 भी क्या करता है? रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन आएगा कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से? विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग या तो सूखा रोग किसके कारण होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। और नपुंसकता है ना, या तो जनशक्ति में कमी जो होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। और रक्त का थक्का जो नहीं बनता है वो विटामिन के की कमी से नहीं बनता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और सभी का रासायनिक नाम जो महत्वपूर्ण विटामिन है, जैसे A, B, C, D, E और K, ये जो महत्वपूर्ण विटामिन है इसका रासायनिक नाम सभी का पूछा जाता है, तो याद रखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है?
तो है ये रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरोल, और विटामिन ई का है टोकोफेरोल, और विटामिन के का है फिलोक्विनिन। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, रथ पर एक टॉफ़ी है ना, पर को साइलेंट रखना है, तो रथ एक टॉफ़ी, तो रथ से क्या हो जाएगा रेटिनॉल थायमिन, एक से होगा एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरोल, और टॉफ़ी यानी कि टोकोफेरोल और फिलोक्विनिन। ठीक है, तो ये सभी रासायनिक नाम याद रखना है आपको। तो एक लाइन बस लिखना है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, अब जैसे लास्ट का विटामिन का आपको रासायनिक नाम पूछा गया, जैसे ई के है, ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या, रथ एक टॉफ़ी, टो से हो जाएगा टोकोफेरोल, ई का पूछेगा टोकोफेरोल, के का पूछेगा फिलोक्विनिन। ठीक, तो इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगा। अच्छा, विटामिन की खोज किसने किया था मालूम, तो कासिमिर फंक ने किया था, और कब किया था, 1912 में किया था। ठीक, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता मालूम, विटामिन सी ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, घाव भरने वाला विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है। और जो सूर्य की जो रोशनी से मिलता है कौन सा विटामिन, विटामिन डी। ठीक है, तो ये सभी याद रखना है। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला दिया हुआ है कि पहला क्या है, ए में दिया है कि पेंगुइन पक्षी है, अब पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है मालूम, जो पेंगुइन पक्षी है ये ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। पेंगुइन पक्षी जो है ये ठंडा प्रदेश का प्रमुख पक्षी है पेंगुइन। दूसरा क्या बोला, गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख नहीं होते, ये भी गलत है। जैसे पक्षी को पंख नहीं होती, ये हो ही नहीं सकता। पंछी वही होगा जिसमें पंख होगा। ठीक है, पहले तो शर्त ये होता है पक्षी होने का, उसमें पंख होना चाहिए। तो ये बोला पक्षियों के पंख नहीं होते, ये गलत है, दोनों गलत है इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि ए और आर दोनों गलत है, कथन और कारण दोनों गलत है। नेक्स्ट है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कितना महत्वपूर्ण है, तो इससे कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था वो कब किया गया था, कहाँ से किया गया था, उसका कोड क्या था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ये 18 मई 1974 को हुआ था। कहाँ से, तो राजस्थान के पोखरण से हुआ था। दूसरा भी यहीं वो से हुआ था जो कि 1998 में हुआ था, राजस्थान के पोखरण से ये। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। और कब हुआ था, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण है वो कहाँ से किया गया, पोखरण से। तो पोखरण से तो दोनों किया गया। ठीक है, अब डेट याद रखना है, पहला परमाणु परीक्षण 1974 और दूसरा 1998। पहला का जो कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण का हुआ था उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरे का नाम था क्या, ऑपरेशन शक्ति। तो ये सभी अति महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है, तो हास्य गैस किसी को बोला जाता है मालूम, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना वो हास्य गैस होता है। ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसका याद रखना है सूत्र, रासायनिक सूत्र N2O है ना, ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, और यही है हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी होगा ना, ये वाला नहीं होगा, नाइट्रस ऑक्साइड है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने किया था, यानी कि हंसाने वाली गैस की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टिली ने किया था। जोसेफ प्रिस्टिली, प्रिस्टिली या तो प्रिस्टिली कहीं देगा। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टिले। और ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो यही किया था जोसेफ प्रिस्टिले ने, यानी कि हंसाने वाली गैस और ऑक्सीजन ये दोनों की खोज किसने किया था, तो जोसेफ प्रिस्टिले ने किया था। काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें देखिए OS X ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 7 है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो C++ है क्या, ये एक भाषा है ना, C++ जो है एक उच्च स्तरीय भाषा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो बोला ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है। देखिए C++ क्या है, एक उच्च स्तरीय भाषा है। पायलट, C, लिस्प, यूनिक्स, स्नोबॉल ये भी उच्च स्तरीय भाषा है ना। और नेमोनमिक कोड असेंबली भाषा को कहा जाता है ना, नेमोनमिक कोड जो है असेंबली भाषा को कहा जाता है। कंप्यूटर की और भी ये सब भाषा है, याद रखना है। देखिए फोर्ट्रॉन जो है,
कोबोल, बेसिक, अल्गोल, कोमल, लोगो, प्रोलोग, फोर्थ, ये सभी क्या है, कंप्यूटर के भाषा है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर की भाषा है, तो ध्यान रखना है फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, अल्गोल, कोमल, लोगो, प्रोलोग, फोर्थ, ये सभी कंप्यूटर के भाषा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है, तो ये है मोडेम, ऑप्शन नंबर बी है ना। मोडेम जो है ये डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करता है, मोडेम। ठीक है, मोडेम का आपसे मालूम फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या आता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ऐसे समझिए, देखिए मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर और एक होता है डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मोडेम जो है क्या है, मोडेम द्वारा सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर अपलोडिंग एवं डाउनलोडिंग को आसान बनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो इतना तक रहने देते हैं और कल से हम लोग पढ़ेंगे ये सेट नंबर 16। ठीक है, सेट नंबर 16 जो कि 3 अप्रैल 2016 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आज का एक क्वेश्चन है जो कि इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा ना कि CH क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है या तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बेंजीन है या तो टोल्यून है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।